हेलो। आज हम बॉटनी पेपर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया, जीवाणु के सामान्य लक्षण। ठीक है, अब हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कि जनरल कैरेक्टर्स हमको पढ़ने होते हैं। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो किस हैबिटेट या आवास में रहता है, उसका आवास क्या है। तो बैक्टीरिया के संदर्भ में अगर हम ये बात करते हैं तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी मतलब सब जगह पाया जाता है। ठंडे पानी में, गर्म पानी में, हमारे शरीर के अंदर, बर्फ के ऊपर। डिस्टिल्ड वाटर को अगर हम लें तो उसमें जो है बैक्टीरिया नहीं उपस्थित होते, वो बिल्कुल प्योर पानी होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होते। तो इस तरह से इसका जो आवास है उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं, अर्थात जल, थल, वायु सभी स्थानों पर वायरस जो होते हैं पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है जिसका कि हम सामान्य लक्षणों का वर्णन करने जा रहे हैं, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा के सामान्य लक्षण बहुत सारे आपको पहले से ही जो है छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाए गए हैं, और उनमें से कुछ मुख्य लक्षणों को मैं अभी आपको रिकॉल करवाऊंगी। जैसे कि जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है न्यूक्लियस के स्थान पर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लक्षण मिलते हैं जिसके कारण इनको हम प्रोकैरियोटा के अंदर डालते हैं। तो सबसे मुख्य लक्षण जो इसको प्रोकैरियोटा में डालने का है वो है न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोइड इसमें है, इसलिए इसे हम किस में डालेंगे, प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर इसको डालते ही हमारे ध्यान में और भी बहुत सारे लक्षण आ जाएंगे जो कि इसके अंदर उपस्थित होंगे। जैसे कि इसके अंदर राइबोसोम्स की हम बात करें, कोई भी सेल होती है उसको प्रोटीन संश्लेषण जरूरी होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन अगर उसमें बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी ही नहीं बनेगी। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के राइबोसोम्स आपने पहले पढ़े होंगे, एक तो 70S प्रकार के और एक 80S प्रकार के। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, ओके, कौन से प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के। ये भी इसका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स है। तो हम सामान्य लक्षणों में पहले हैबिटेट के बारे में बताते हैं, उसके बाद में ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो हमने दूसरा पॉइंट लिखा, बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्यों होते हैं। प्रोकैरियोटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियोइड होता है, 70S राइबोसोम्स होता है, इसके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए, ठीक है ना, यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल्स, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनल्स अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि
क्या हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सभी अनुपस्थित, है ना। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको पता होगा जो कि यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो अब ये लाइसोसोम्स, ये अगर इसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अब हम लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं कि इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन, श्वसन। तो श्वसन का काम कौन करेगा? भाई कोई भी लिविंग थिंग है उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी। तो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें दूसरी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिनको कि मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है ना। तो मीजोजोम्स जो होती है ये रेस्पिरेशन का काम इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर करते हैं। बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है, और न्यूक्लियोइड जो होता है इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इसको इंसिपिएंट केंद्रक भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद में हम आते हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो गई। अब इसके अंदर हम आते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में होता है। इसके अलावा इसमें आरएनए भी पाया जाता है, मतलब इसमें डीएनए आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं, उपस्थित होंगे। डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। तो जो डीएनए होता है ये 2 प्रकार की प्रोटीन्स से मिलकर बनता है। हिस्टोन, जो कि आप अगली क्लासेस में भी पढ़ोगे और आपने पहले भी 12th में पढ़ा है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसके अंदर ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये नहीं पाया जाता, और हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर खाली नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही इसके अंदर मिलती है। तो ये तो बहुत सारी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स की, सेल ऑर्गेनल्स की बात की हमने। क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं कि इसमें नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर इसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण। अब क्लोरोप्लास्ट तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर ये जो बैक्टीरिया है इसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जो है, वो भी इसकी सेल वॉल जो है वो भी खास होती है बैक्टीरिया की। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल में भी कुछ खासियत पाई जाती है। डीएनए आरएनए हो गया इसका, बैक्टीरियल क्लोरोफिल हो गया, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोइड हो गया, जो कि बैक्टीरिया में ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सेल वॉल, सेल वॉल आपने ज़्यादातर सुना होगा कि सेल्यूलोज की बनी होती है ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्यतया म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल किससे बन गई? इसकी म्यूकोपेप्टाइड से, जो कि ये बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक वाले सामान्य लक्षण आ गए। तो हमने इसको सबसे पहले आवास पढ़ा, उसके बाद में हमने इसको प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स पढ़े।
ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स इसकी कायिक संरचना को भी दर्शाते हैं। ठीक है ना। हमने ये पढ़ा कि इसमें मीजोजोम्स होते हैं, मीजोजोम्स होते हैं ना। तो ये मीजोजोम्स जो होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया अगर इस तरह की स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, तो इसकी ये सेल वॉल होती है, ये इसकी मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये इनफोल्डिंग जो है मेम्ब्रेन की, यही मीजोजोम्स होते हैं। ठीक है ना। तो मीजोजोम्स चूंकि मेम्ब्रेन से बन रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहेंगे। तो सेल वॉल के बाद में इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत खास हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है अन्य ऑर्गेनिजम्स की तरह। इनफोल्डिंग इसमें विशेष हो गई, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर हो गया, मीजोजोम्स हो गए, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं, इनफोल्डिंग के द्वारा बनती। अब इसके बाद में इसके अंदर जो है कायिक कैरेक्टर्स हो गए, इसके प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स हो गए इसके बाद में हमको जो है ध्यान देना पड़ता है किसी भी तीसरी चीज जो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं वो है रिप्रोडक्शन। जनरल कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करने के लिए नेक्स्ट जो चीज आती है वो है रिप्रोडक्शन। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी हो गया एक तरह से, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पर हमने ये पढ़ा। तीसरे पर अब हम आएंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सभी जीवों के अंदर जो है अलग अलग प्रकार से होता है। पता नहीं